गुड इवनिंग सबको। अच्छा देखो, अच्छा दिन हो गया, बहुत दिन के बाद हम लोग आज क्लास कर रहे हैं। तो आज बहुत हैवी नहीं रखेंगे, आज बहुत ही तो लाइट रखेंगे और आई होप सब लोग ठीक हो गए। तो हम लोग आज का तो प्लान ये किया मैंने कि आज हम एक स्टार्टिंग तो करते हैं। हिस्ट्री का थर्ड तुम्हारा तो चैप्टर है, ट्राइबल्स, दिकोज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। इसका स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें कैसा थोड़ा इसमें ही हमको ये लगा कि ये अगर हम तो कर ले, तुम इसको एक बार तो वीडियो को देख लोगे और इसके अगर जो मैं तुम्हें तो पीडीएफ मतलब इसका इसका तो सेंड करूँगा, वो तो पीडीएफ देख के तुम रिवाइज कर सकते हो और वो ईजिली हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर्स तुमको लास्ट में वर्कशीट के फॉर्म में मिल जाएगा, वो उसको तुम एज अ होमवर्क कर लोगे। आंसर्स मैं आज तुम ट्राई करोगे, आंसर्स मैं तुम्हें तो कल तक भेज दूंगा। तुम फिर उसे तुम तो कंप्लीट करके फिर एक कंप्लीट नोट्स अपना तुम प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इस तो चैप्टर को समझो। इस तो चैप्टर में तो बोला क्या क्या है ये है तो किसके बारे में। अब ये हिस्ट्री का तो पार्ट है। अब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री हर एक सीक्वेंस में हमें पढ़ाया जाता है। अब अगर अगला, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा जो ये चैप्टर है वो 1857 का जो वॉर हुआ था उसके बारे में है, जिसको सिपॉय म्यूटिनी भी हम बोलते हैं। वो उसको हमें एक्सप्लेन, तो उसमें नेक्स्ट वो चैप्टर में हमें उसको तो पढ़ना है, रीड करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले उसके बैकड्रॉप्स को समझना होगा। ये हम पहले भी बोले थे। इसके तो पहले तो रूलिंग द कंट्री साइड, इसके बारे में हम बताए थे कि उसमें तो कैसे ब्रिटिशर्स जो तो कंट्री साइड एरिया को तो कैसे अपने अंडर में ले रहे थे ताकि सेंट्रल पार्ट को तो कवर कर सके। उसके तो बाउंड्रीज को अगर तुमने तो कवर कर लिया, तो जो तुम्हारा सेंट्रल का पार्ट होता है उसको कवर करना और इजी हो जाता है। तो ये ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी। ब्रिटिशर्स के तो अपने एक्टिव प्लानिंग में ही बहुत ज़्यादा माहिर थे। ये तुम्हें पहले भी मैंने बताया है और ये तुम जानते हो बहुत सारी हिस्ट्री के इंसिडेंट और रीडिंग से। सबसे पहले तो ट्राइबल्स का मतलब क्या होता है। ट्राइबल्स का मतलब होता है जनजाति। जनजाति, ठीक है। ट्राइब्स यानी ऐसे लोग। वैसे इसका तो डेफिनेशन तुमको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसे लोगों का नाम आता है। ऐसे ये कम्युनिटीज़ होते हैं जो तुम्हारे नेचर से लिंक्ड होते हैं, यानी इनके इनके सारे रिचुअल्स, इनके तो कल्चर, ये सभी तो नेचर लिंक्ड है। ये तो पहाड़ों को भगवान मानते हैं, नदियों को देवी मानते हैं, तो पेड़ों की पूजा करते हैं, रिसोर्सेज की पूजा करते हैं। ये नेचर से तो लिंक्ड कम्युनिटीज़ होते हैं। तो जो ऐसे जो यहाँ पे तो कम्युनिटीज़ होते हैं, उनको हम तो ट्राइबल्स कहते हैं। तो ट्राइबल्स के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो कम्युनिटी को एक अलग से एक मान्यता भी दिया गया, जिसको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसके अंतर्गत इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि तो जॉब्स में इनको रिजर्वेशन है, या अगर एजुकेशन के लिए इनको रिजर्वेशंस है। मतलब एजुकेशन के फील्ड में भी अगर इनको कुछ तो करना है तो इनके लिए इनको बेनिफिट्स दिया जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इस कम्युनिटी के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, जो कि इनको अलग से कुछ सिस्टम दिया गया, इनको अलग से कुछ फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड किया गया इनको। और ये आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। अगर तुमने अंडमान एंड निकोबार, अगर तुमने वहाँ पे देखा या तुम वहाँ पे गए हो, अगर तो तुम्हें वहाँ पे एक वैसे तो बहुत सारे वहाँ ट्राइब्स हैं, लेकिन एक बहुत ही एक तो फेमिलियर हो चुका है, लेकिन हाफ फेमिलियर एंड हाफ तुम्हारा अभी भी वहाँ पे जो है वो तो ट्राइबल्स लाइफ ही तो वहाँ पे जी रहे हैं। जैसे एक तो ट्राइब जो कि फेमिलियर हो चुका है, जिसका नाम है जरावा। तो ये जो तो ट्राइब है, ये अब ह्यूमन, मतलब हमारे जैसे ये लोग कपड़े अब पहनते हैं, ये हमारे तो जैसे ही इनकी फूडिंग हैबिट्स है, ये हमारे तो जैसे कुछ एरियाज़ है जहाँ पे इनके लिए तो कैंप्स बनाए गए हैं, ये उनमें रहते हैं। तो ये अब हमारे तो जैसे ये होते जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब जैसे हम अपने आप को तो कल्चर्ड सोसाइटी बोलते हैं।
हम अपनी सोसाइटी को तो कल्चर्ड सोसाइटी बोलते हैं। तो कल्चर्ड सोसाइटी बोलने का जो मतलब है वो हम अपने सेंस में कहते हैं, जैसे हम रहते हैं, जैसे हम बात करते हैं, जो जो हम खाते हैं, ये सारा हम तो कल्चर्ड सोसाइटी के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ वहाँ पे एक और है ट्राइब जिसको बोलते हैं सेंटेनलीज सेंटेनलीज ट्राइब। ये सब तो लिखना नहीं है, बस समझने के लिए। सेंटेनलीज ट्राइब जो कि सेंटेनलीज आइलैंड में रहते हैं, वहाँ के लोग अभी भी वेरी यूज टू ह्यूमंस नहीं है। मतलब हमारे जैसे जिनको तो कल्चर सोसाइटी ह्यूमंस हम कहते हैं, ये उनके उनके अभी भी उनके अभी भी तो टच में नहीं है। यानी कि इनका इन्वॉल्वमेंट आज भी, ये तो मॉडर्न ह्यूमन से नहीं है, ये आज भी हमसे बहुत डिस्टेंस मेंटेन तो करते हैं। अगर कोई ऐसा वहाँ पे पहुँचता है, ऐसे न्यूज़ भी आया है, कोई वहाँ पहुँच गया तो वो उसका उनकी हंटिंग भी कर लेते हैं। और हंटिंग तो करके अब वो इंसान खाते हैं नहीं खाते, ये सारे ये हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और ये हो भी सकता है तो इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो आज भी हंटर एंड गैदरर वाला जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा तो पहुँच इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो हमारे जैसे सोसाइटी में इन्वॉल्व शायद नहीं होना वो चाहते हैं, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हमारे सोसाइटी को। तो इसका अब इनका इनका भी कुछ हिस्ट्री है क्या? ये क्या हमेशा से ऐसे ही है? हाँ, ये हमेशा से ऐसे ही है। जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आया तब से तो ट्राइबल्स लाइफ ही स्टार्ट हुआ। लोग पहले छोटे ग्रुप में रहते थे, फिर तो ग्रुप तो बड़ा होने लगा, फिर वो जो तो ग्रुप था वो तो डिवाइड होने लगा, क्योंकि जो तो बड़े ग्रुप को हैंडल करना मुश्किल होता है, तो फिर वो तो ग्रुप्स को वहाँ पे अलग अलग तो ग्रुप्स होने लगे, वहाँ पे तो डिवीज़न ऑफ ग्रुप्स होने लगे, फिर अलग ग्रुप्स अलग जगह पे ट्रैवल किया। फिर तो ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में कुछ न्यू हैबिट्स को उन्होंने सीखा, कुछ तो नए, अब तो लाइफ का जो जो एक तो कल्चर था वो सीखा। तो ऐसे ही धीरे धीरे मूवमेंट से डेवलपमेंट हुआ, मूवमेंट से डेवलपमेंट। तो अब तो एक तुमने समझ लिया ट्राइबल्स क्या होता है, अब समझो कि देखो क्या होता है। दिकूज, एक तो ट्राइबल्स के तो लैंग्वेज में दिकूज का तो मीनिंग होता है आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स जैसे हम कहते हैं ना कि ये यहाँ का नहीं है। अब हम लोग भी अगर यहाँ रह रहे हैं, हम भी गाज़ियाबाद में या फिर कहीं भी हम रह रहे हैं, या तो हम लोग क्या वहीं के मूल निवासी हैं? मतलब क्या हमारे जो तो ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो उनका होम टाउन, क्या वो स्टार्टिंग से यही रहा है, या हम तो कहीं से मूव करके यहाँ आए हैं? अगर हम कहीं से मूव करके आए हैं तो ट्राइबल्स अगर यहाँ होते तो वो हमें दिकूस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपना इस्टेब्लिशमेंट हमने यहाँ फॉर्म किया, लेकिन हम मूव करके कहीं और से आए हैं। तो ऐसा अगर कोई भी ऐसा कम्युनिटी है जो कि तो मूव यहाँ पे कर रहा है, और वो तो किसी और, अगर तो ट्राइबल की तो कम्युनिटी के बीच में रह रहा है, तो उनको दिकूस कहा जाता है। ठीक है, अब इनको तो क्यों कहा गया, इसका भी रीज़न है बहुत कुछ, वो भी देखेंगे। वैसे इस तो लेक्चर को हम लोग तुमको बताना भूल गया, इस तो लेक्चर को 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट आज कर लेंगे, एक पार्ट कल करेंगे। तो क्वेश्चंस तुम्हें आज के आज मिल जाएंगे, नोट्स भी तो भी तुम्हें सारे आज ही मिल जाएंगे। तो सारे नोट्स का भी तुम्हारे पास एक्सेस आज होगा, और तो क्वेश्चंस का भी। जो क्वेश्चंस आज तो बन पाएंगे तुम बनाओगे, जो नहीं बन पाएंगे वो तुम कल बनाओगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो तो यहाँ तुम्हारा तो नेम ऑफ द चैप्टर है वो यही कहता है। तो ट्राइबल्स कौन है, दिकूस कौन है, तो विज़न ऑफ द गोल्डन एज क्या है। तो गोल्डन एज क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ट्राइबल्स में हम एंटर करेंगे, और सबसे अगर तो ट्राइबल का इंडिया में नाम आता है तो सबसे ऊपर नाम आता है बिरसा मुंडा। वैसे यहाँ के लोकल जो तो कम्युनिटी है जहाँ के बिरसा मुंडा है, वो उनको तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार ऐसा तो क्लेम किया था कि उनका जन्म हुआ है लोगों को गुलामी से आज़ाद करने के लिए, और तो आउटसाइडर से आज़ाद करने के लिए। तो आउटसाइडर यानी कि दिकूस से। ठीक है, जो तो दिकूस आए हैं, परेशान हमें करते हैं, हमें बहुत ऑप्रेस करते हैं, उनसे तो उनसे तो बचाने के लिए इनका तो जन्म हुआ है। ठीक है, तो
ये अपने आप को भगवान क्लेम तो करते थे अपने समय में, ठीक है। अब तो बिरसा मुंडा के बारे में सबसे तो पहला सवाल, हु वॉज बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा थे कौन? ही रोम्ड छोटा नागपुर फॉरेस्ट एंड विलेजेस इन झारखंड अराउंड 1895 का ये तो दौर है। 1895 की ड्यूरेशन में ये छोटा नागपुर मतलब एरिया जो तुम्हारा तो फॉरेस्ट एरिया है और तो विलेजेस है जहाँ पे, जो कि तो झारखंड स्टेट में आता है आज, वहाँ की बात है। ये तो वहाँ के रहने वाले थे। अब इनको ऐसा तो कहा जाता था, ऐसा क्लेम करते थे कि इनके पास कुछ तो मिराकुलस तो पावर्स थे, जिससे ये तो बीमारियों को ठीक तो करना और जो अनाज है यानी कि जो उनका फसल है, एग्रीकल्चरल जो उनका प्रोड्यूस है, उनको मल्टीप्लाई करने की इनके पास शक्ति थी, मिराकुलस पावर। अब ये कितना सही कितना गलत, नो वन नोस, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे, अब इसमें क्या है, ये देखो बिरसा मुंडा को ये ऐसा इनका एक इमेज दिखाया जाता है। तुम कहीं पे अगर तुमने इनका कहीं स्टैचू देखा है तो तुमने यही देखा होगा, हाथ में तो बो है, इनका हाथ में बो है और ये हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा वॉरियर एक साइन ये लेके मूव करते थे। अब ये अपने आप को जो मैंने अभी बताया तुमको, ही तो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सेवियर अपॉइंटेड बाय द गॉड, मतलब तो गॉड ने इनको अपॉइंट किया है, तो गॉड ने इनको अपॉइंट किया है सेवियर के जैसा, मतलब कि बचाने, ये सेवियर सोसाइटी सेवियर नहीं है, सेवियर के तो जैसा इनको तो भगवान ने अपॉइंट किया, भगवान ने इनका सेलेक्ट किया है कि भगवान ने इनको भेजा है टू फ्री हिज पीपल फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द दीकूज, यानी आउटसाइडर्स। जो दीकूज जब तो बाहर से आते थे तो वो तो पैसे लेके आते थे, तो वो जो लोकल होते थे उनको छोटी मोटी नौकरियां प्रोवाइड करते थे, तो वो उनको ऑपरेस भी करते थे। तो ऑपरेशन से तो बचाने के लिए, दीकूज के ऑपरेशन से, जो वो तो ऑपरेस तो कर रहे हैं यहाँ के लोकल ट्राइबल्स को, उनको तो उनसे तो बचाने के लिए इनको भगवान ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉलोड हिम बिलीविंग हिम टू बी अ भगवान, गॉड। तो ये बहुत ही एक मतलब सोचने वाली तो बात होती है कि आप आपको अगर किसी चीज़ से परेशानी है, आप अगर किसी तो तकलीफ़ में हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई ऐसा आ जाए और वो बोल दे मैं ठीक कर दूंगा, और वो इसका प्रूफ दे दे आपको कि वो ठीक तो कर सकता है, तो आप ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग में आप उस पर भरोसा तो ना करो, लेकिन अगर एक दो इंसिडेंट्स ऐसा हो जाए तो आप फिर भरोसा करने लगते हो। फिर एक समय के बाद जब वो उसकी तो बातें अगर बार बार वो तो क्लेम जो है वो ठीक ठाक लोगों को समझ में आने लगे, तो फिर वो एज अ तो गॉड ही लोग उसको उनको मानने लगते हैं। आज भी देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे ऐसे तो गुरुज हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा, इंडिया में तो बाबा तो कल्चर तो बहुत सारा है, तो ऐसे तो बहुत सारे तो बाबा हैं, गुरु हैं, जो कि अपने आप को गॉड क्लेम करते हैं, गॉड से नियरेस्ट क्लेम करते हैं। तो वो इसलिए हो जाता है, लोग इसलिए मान लेते हैं क्योंकि लोग हैं दुखी, तो लोगों को तो चाहिए उनका निवारण, मतलब उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन तो दिखाने वाला कोई आदमी अगर तो दिख जाता है तो उनको होप होता है। तो ये जो होप है, इसी में सारा चीज़ छिपा हुआ है। यही होप हज़ारों लोगों को उनका फॉलोवर यहाँ बनाता है और उनको उनका भगवान, ठीक है। अब जो इनके फॉलोवर्स हैं और तो ट्राइबल्स जो तो ग्रुप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। बिरसा तो बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब, एक तो ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि मुंडा नाम से जाना जाता है। ये उस तो ट्राइब से बिलोंग करते थे, इनका तो नाम ही था बिरसा मुंडा। His followers included other regional tribes such as Santhals and Oraon. ओराओं इसका प्रोनाउंसिएशन ओराओं होता है, ओ राओ राओ ओराओं, ठीक, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है। तो ओराओं और संथाल के जो यहाँ यहाँ ये तो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, ये भी इन्हें फॉलो करते थे, ये भी इनके फॉलोवर थे।
तो इनके फॉलोवर तो बहुत सारे धीरे धीरे अब तो बनते जा रहे हैं। हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, जब उनके बारे में हमने जाना तो फिर ये भी पता था कि उनके कुछ फॉलोवर थे स्टार्टिंग में जो कि उनके बौद्ध भिक्षु थे, जो कि उनसे शिक्षा और दीक्षा लेते थे। लेकिन जब हमने देखा तो बाद में अशोक ने भी ले लिया था उनका दीक्षा। तो आगे देखा हमने, जब हम तो बहुत रिसेंट हम देखते हैं तो बी आर अम्बेडकर की बात जब हम करते हैं तो डॉक्टर तो बी आर अम्बेडकर, तो भीमराव रामजी अम्बेडकर ने भी उनकी दीक्षा ले ली थी। तो ये फॉलोवर एक जो तो बनता है वो एक प्रकार का फैन बेस होता है। फैन बेस होता है ना, कोई एक बहुत बड़ा तो लीडर है, उनका फैन बेस, या फिर कोई एक यूट्यूबर आज के तुम तो टाइम में देखोगे तो उसका फैन बेस समय के साथ बढ़ता जाता है। तो फैन बेस स्टार्टिंग में छोटा था, फिर इनका भी वो बड़ा होने लगा। ट्राइब्स वर डिसकंटेंटेड ट्राइब्स वर डिसकंटेंटेड विथ changes and challenges under British rule, fearing the loss of their traditional ways of life, livelihood and religion। अब यहाँ पे तो ब्रिटिश रूल जो है उससे तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो एक समझ में आ रहा है ना कि अगर इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ तो फिर वो हमारा तो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग, लिवलीहुड और तो रिलीजन को ठेस पहुँचा सकता है, इसको चोट कर सकता है। तो फिर इससे बचना है अगर तो सीधी सी बात है कि इसके खिलाफ हमें कोई ऐसा विद्रोह या फिर ऐसा कोई अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक हमको लगता है समझ में आ गया होगा क्या है प्रॉब्लम, और ये तो ट्राइब का स्टार्टिंग क्या है। तो की इश्यूज़, अब इश्यूज़ क्या क्या थे, तो की इश्यूज़ को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो की इश्यूज़ ये है कि प्रॉब्लम्स बिरसा सॉट टू एड्रेस, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने एड्रेस तो किया। ऑपरेशन बाय आउटसाइडर्स और टेकूज एंड परसीव्ड एनस्लेवमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। अब मैंने बताया ना, बाहर से लोग आएंगे तो उनके पास तो पैसे हैं, तब तो मूव करके आया वो इंसान। तो वो इंसान, अब देखो एक सिंपल सी बात जान लो, इंसान दो ही तो कंडीशन में मूव तो करता है। अपने लोकेशन 1 से लोकेशन 2 दो ही कंडीशन में जाएगा, दो ही इसका तो कंडीशन होगा। तो पहला कंडीशन होगा कि वो बहुत गरीब होगा, या तो नौकरी की तलाश में, या जो तो पैसे वाला है वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में। अगर ऐसा नहीं होता तो एप्पल का सबसे बड़ा एप्पल, अरे वो तो कटा हुआ सेब जो सबसे महंगा मिलता है, ऐसे होता है ना कुछ, अरे छोड़ो ऐसे ही कुछ होता है। तो एप्पल जो कंपनी है, एप्पल INC, तो ये जो तो कंपनी है, ये इसकी सबसे बड़ी तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट USA में नहीं है, मालूम है ना कहाँ पे? यस राइट, चाइना में। सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में है। कंपनी कहाँ की है? USA की। तो भाई अपॉर्चुनिटी की तलाश में एप्पल वाले चाइना गए, वहाँ बोला भाई कंपनी लगाने दो। उन्होंने बोला आ जाओ लगा लो, हमारे लोग तो वैसे ही भूखे हैं, उनको खाना चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। तो जैसे ही यूनिट यहाँ लगा, लोगों को नौकरी मिली, चाइना के लोगों को नौकरी मिली, वहाँ पे तो पैसे आए, सैलरी आई। अब सैलरी आई तो लोगों का लाइवलीहुड चेंज हो गया। तो ये एक प्रोसेस होता है जब एक अपॉर्चुनिस्ट जैसे कि एप्पल, वो जब किसी दूसरे लोकेशन पे मूव करता है, दूसरे अपने यहाँ लोकेशन पे मूव करता है। तो ये जो होता है, ये अपॉर्चुनिस्ट लोगों का तो काम होता है, दूसरा वाला जो मैंने बताया। अभी अपॉर्चुनिटी जो है, ये अपॉर्चुनिटी ही देखूस को लेके आता था, क्योंकि ये तो जंगल्स होते थे। अगर तो जंगल्स में जाके उनको तो क्लीन किया जाए और वहाँ पे अगर हम खेती करें यानी एग्रीकल्चर करें तो एक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही तो देखूस लोग आते थे और वो वहाँ आके, उनके पास तो पैसे होते थे, वो आके वहाँ पे अपना फार्मिंग करते थे। और अब वहाँ पे फार्मिंग तो कर रहे हैं अपने घर पे, उनके तो घर पे अब तो लोगों की ज़रूरत है, तो वो इन्हीं लोगों को जो तो ट्राइबल्स है, इनको ही घर पे रखते थे अपने छोटे मोटे तो काम के लिए और अपने एग्रीकल्चरल वर्क के लिए। तो अब इससे क्या होता था, और अब
अगर तुम तो किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो और तो बिना तुम कंडीशन के जॉब कर रहे हो, तो इसमें देर नहीं लगेगी सामने वाले को कि वो तुम पे ऑपरेशन का तो लेवल को बढ़ाने में, तो ऑपरेशन का लेवल तो बढ़ता जाएगा, जो कि तो बढ़ रहा था। तो वो तो बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा तो मतलब कि बढ़ जाता था कि उनके ऊपर फिर वो अत्याचार का इंतहा मतलब उनका उसका हद पार हो जाता था। तो अत्याचार से बचने के लिए तो बिरसा मुंडा ने बोला कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं हूँ तुम्हारा सेवियर, भगवान ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ठीक है, आगे देखो। चेंजेस अंडर द ब्रिटिश रूल लेड टू थ्रेट्स टू ट्राइबल लाइवलीहुड एंड इरोजन ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये इनका सबसे बड़ा इशू था। दो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है। एक तो है कि वो तो बाहर से आ रहे हैं, ऑपरेश कर रहे हैं, और वो एनस्लेवमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, यानी जो यहाँ पे आएंगे उनके साथ जो तो व्यवहार हो रहा है ट्राइबल्स लोगों से, मतलब कि ट्राइबल लोगों के ऊपर, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा कि उनका उनका तो लिवलीहुड, उनका रिलीजियस तो प्रैक्टिसेस, ये सब भी तो धुल सकता है। तो इसके लिए भी ये भी इनका दूसरा इशू था। अब तो ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में देख लें। ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में सबसे तो पहला तो पॉइंट ये बोलता है, डिस्टिंक्ट कस्टम्स एंड रिचुअल्स डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। अब यहाँ पे तो कस्टम और तो रिचुअल्स जो है वो तो डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट, ठीक है। और जो अब इसमें जो भी इनका प्रैक्टिस, जो भी इनका कस्टम रिचुअल्स था, वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट। जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में मतलब जो आज हम लोग फॉलो करते हैं, एक्चुअली वो बात वही ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, वो उससे तो बिल्कुल अलग था। तो ब्राह्मणिकल ऑब्वियसली ये चीज़ तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनके कोई अगेंस्ट में कोई तो कल्चर हो जो कि वो अगर वो उनके जो तो कल्चर को इन्फ्लुएंस तो करे, वो नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे एक तो ये इनकी सोसाइटी की एक खासियत थी कि वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है। दूसरा, लैक्ड अ शार्प सोशल डिवीजन सीन इन द कास्ट सोसाइटी। ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो कभी नहीं था कि यहाँ पे एक तो कास्ट सिस्टम का कोई यहाँ पे सिस्टम तो नहीं था, कास्ट का कोई सिस्टम नहीं था, सोशल डिवीज़न नहीं था, वो तो लैक यहाँ करता था यहाँ की सोसाइटी में। ट्राइब्स शेयर्ड कॉमन किनशिप टाइज दो देयर वेर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन दी ट्राइब्स। अब जो इनमें जो अगर सोशल इकोनॉमिक यहाँ डिफरेंसेस हैं, तो भी ये लोग सेम सिस्टम शेयर करते थे। इनमें कोई भी ऐसा मतलब ये तो डिफरेंस नहीं होता था कि कोई अगर सोशल इकोनॉमिकली डिफरेंस है तो उनमें अलग अलग उनके साथ मतलब वो जो होगा वो अलग अलग उनके लिए कल्चर हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जैसे हम हिंदू तो कल्चर में हमने तो देखा था स्टार्टिंग से कि होता था, ब्राह्मणिकल अपने आप को सबसे तो टॉप में मानते थे, फिर वो क्षत्रिय को फॉलो मतलब तो अपने लिए करवाते थे, और तो क्षत्रिय उनको एज अ गुरु उनको ट्रीट करता था और वो रूल करता था। फिर तो वैश्य होता था और एक शूद्रास होते थे। लेकिन इनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक। अब आगे देखो, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लीव, रहते कैसे थे ये लोग। बाय द 19th century ट्राइबल people in different parts of India were involved in the variety of activities। तो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व रहते थे। फर्स्ट, सबसे पहले हम जानते हैं झूम तो कल्टिवेटर्स। एज अ झूम तो कल्टिवेटर्स वो लोग इसमें यहाँ पे लोग रहते थे। तो झूम तो कल्टिवेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। जो हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं ना, कि एक शिफ्ट एक बार इसमें ये लगा दे, मतलब एक मतलब ज़मीन के ऊपर हम लगाएं, फिर उसके बाद हम अगले ज़मीन के ऊपर करें, तो वो ये इसमें हम तो शिफ्टिंग करते हैं तो कल्टीवेशन को, तो इसलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और यही इनके लैंग्वेज में झूम कल्टीवेशन होता है। वॉज द प्रैक्टिस्ड ऑन द स्मॉल द पैचेज ऑफ द लैंड प्राइमरली इन द फॉरेस्ट। अब स्मॉल तो पैचेज यानी कि तो लैंड यानी कि फॉरेस्ट का एक छोटा सा एरिया को साफ किया जाता था, फिर उसमें एग्रीकल्चर तो करेंगे, उसमें एग्रीकल्चर तो किया जाएगा, फिर उसमें
फिर उसके बाद वहाँ पे तो जैसे ही उसकी तो कटाई हो जाएगी, तो कल्टीवेशन हो जाएगा, यानी कि पूरा उसका यील्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद उस लैंड को छोड़ देंगे, फिर अगले लैंड पे मूव करेंगे। तो ये झूम तो कल्टीवेशन होता है। तो कल्टीवेटर्स तो कट ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, क्योंकि अगर तो बहुत लंबे लंबे पेड़ होंगे तो वहाँ से सनलाइट नहीं आ पाएगा। एंड तो बर्न द वेजिटेशन टू क्लियर द लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए लैंड अगर तो क्लियर करना, तो वो तो कटाई नहीं करेंगे एक एक तो प्लांट को बैठ के, वो बर्न कर देंगे वेजिटेशन को। अब जो तो ऐश होगा उसका, तो बर्न करने के बाद ऐश फ्रॉम द बर्न वेजिटेशन रिच इन द पोटैश वॉज स्प्रेड टू फर्टिलाइज द सॉइल। अब जो तो जला हुआ तो पार्ट है वो पूरा ज़मीन पे फैला हुआ, वो तो फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, और वो एज अ फर्टिलाइज़र वो काम करेगा सॉइल के लिए। अब ये भी एक, इसको तो ब्लेसिंग इन तो डिस्गाइज कह सकते हैं, कि अगर उसको, वैसे तो उसको तो जला दिया गया, लेकिन वो एज अ फर्टिलाइज़र वहाँ पे काम कर रहा है। ये झूम तो कल्टीवेशन का एक इमेज है, इसको देख लेना। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है। जूम टूल्स लाइक एक्स वर यूज टू कट ट्रीज एंड हो वॉज यूज टू स्क्रैच द सॉइल फॉर कल्टिवेशन। ठीक है। सीड्स वर ब्रॉड कास्टेड बाय स्कैटरिंग देम ऑन द फील्ड rather than प्लोइंग एंड सोइंग देम। ठीक है। सीड्स को ब्रॉडकास्ट मतलब उसको तो प्लोइंग या सेइंग नहीं करते हैं, बस उसको ऐसे ही उसको फेंक दिया, मतलब उसको फेंक नहीं दिया, मतलब ब्रॉडकास्टिंग करने का मीनिंग तो वही हुआ। ब्रॉडकास्ट मतलब उसको दूर से ऐसे तो स्केटर कर दिया। ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स तो कल्टीवेटर्स मूव टू अनदर फील्ड। अभी जैसे बताया, एक बार तो कल्टीवेशन, एक बार हार्वेस्टिंग हो गया, एक बार हार्वेस्टिंग हो गया तो फिर उसके बाद तो कल्टीवेटर जो है वो अगले फील्ड में मूव कर जाएंगे, लीविंग द प्रीवियसली यूज्ड फील्ड फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब उसको छोड़ देंगे कुछ समय तक के लिए, उसको छोड़ देंगे कुछ सालों तक के लिए, छोड़ के अगले वो लैंड पे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज कॉमन इन द हिली एंड द फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड द सेंट्रल इंडिया। The livelihood of these tribal people depended on free movement within forest and the use of land and the forest for the crops. ठीक है। ये सब हम तो देख चुके हैं, तो कुछ इसमें कुछ तो नया बात नहीं है। अब इसमें तो कुछ लोग जो थे, जो तो कुछ थे वो हंटर गैदरर्स भी होंगे। अब ऐसा नहीं है कि अभी बताया मैंने कि जैसे कि एक तो सेंटिनलीज, वो तो ग्रुप का नाम बताया था, वो हंटिंग तो गैदरिंग आज भी कर रहे हैं। तो इसमें तो कुछ हंटर वो गैदरर्स भी होंगे। ट्राइबल तो ग्रुप्स इन द मैनी रीजन्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड द गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो हंटर गैदरर मतलब ये होता है, हंटर यानी कि जो मतलब अपने अपने फूड के लिए एनिमल्स का शिकार इसमें करेंगे, और अपने अपने तो लाइवलीहुड यानी अपने रहने के लिए, अपने मतलब कि दिन को निकालने के लिए वो तो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को भी गैदर करते हैं। तो कंसीडरिंग फॉरेस्ट एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उनको तो गैदर भी करेंगे। अब यहाँ पे एक तो ट्राइब के बारे में यहाँ बताया गया है, खोंद ट्राइब, खोंद कम्युनिटी बोल सकते हो। द खोंद अ तो ट्राइबल कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा कंडक्टेड। इसमें तो कलेक्टिव हंट का एक कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे ये इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक बहुत बड़ा सा एक मतलब हाथी के जैसा एक है, हाथी ही है, और इसमें सभी लोग इस पर अटैक कर रहे हैं। देखो यहाँ पूरा तो इसको एज अ इसको तो कलेक्टिव हंट, इसको मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा ये तो कलेक्शन, एक तो कलेक्टिव वे में इसकी हंटिंग की जा रही है। एंड शेयर द मीट अमंग देमसेल्फ, और तो मीट को शेयर कर लेंगे फिर, क्योंकि वो एक साथ किया है हंटिंग ना, तो वो तो मीट भी शेयर करेंगे। फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो होगा, दे तो कलेक्टेड फ्रूट्स रूट्स एंड एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स फ्रॉम सीड्स लाइक साल महुआ फॉर कुकिंग। महुआ सीड आज भी यूज़ होता है एज अ तो लिकर और एज अ ऑयल, वो आज भी यूज़ होता है। मेडिसिनल यूज, फॉरेस्ट shrubs and herbs were used for medicinal purposes and the forest produce was sold in local markets. अब जो तो वीवर्स हैं उनके लिए भी कुछ तो सप्लाईज है यहाँ से। लोकल वीवर्स एंड leather workers relied on the cones for supplies of the kushum and the palash flower to color their clothes and leather. अब यहाँ पे भी तो कलरिंग एजेंट का यहाँ बात आ रहा है। तो कलरिंग एजेंट में यहाँ तो कुसुम और तो पलाश का फ्लावर है, जिससे रंग को एक्सट्रैक्शन करके फिर ये लोग क्लोथ्स और तो लेदर में यूज़ करते हैं।
फिर तुम्हारा आता बार्टर एंड अर्निंग्स। अब तो बार्टर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, सामान के बदले सामान। अब अभी हमें कुछ अगर तो परचेस करना है तो पैसे चाहिए। बिना तो पैसे का अभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे जेब में अगर एक एक तो चॉकलेट है तो 20 रुपए का, तो तुम उसको उसको शॉप में गए और तुम 20 रुपए का कोई और सामान दे के तुम उसको चॉकलेट तुम दे के आ जाओगे। वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि दुकानदार को चॉकलेट का तो करना क्या, उसको तो पैसे चाहिए। तो वो उस तो चॉकलेट का वो तुम्हें तो मना कर देगा, बोलेगा भाई ये अब नहीं चलता है ये सब, तुम उस ज़माने के होगे, अब इस ज़माने में ये सब नहीं चलता है। तो इसलिए उसको उसके वे में मतलब अभी वो चीज़ नहीं हो सकता। लेकिन इनकी कम्युनिटी में अभी भी कहीं कहीं ये लोग अभी भी करते हैं, कहीं कहीं इनका अभी भी होता है। ट्राइबल पीपल ऑब्टेन राइस एंड ग्रेन्स बाय एक्सचेंजिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड परचेजिंग विद देयर स्मॉल अर्निंग्स। ठीक है। और जॉब्स के बारे में देखिए इनके। सम ट्राइबल people did odd jobs in the villages such as carrying loads, building roads। ठीक है। तो कैरिंग तो लोड्स, बिल्डिंग रोड्स, थोड़ा सा ये हो गया एक जैसा, ये बोलने में लग रहा है। वाइल अदर वर्क इन द फील्ड्स। ठीक है। अब तो रिलेक्टेंस टू लेबर, एक इसको भी देख लेते हैं। ट्राइब्स लाइक द बेगास ऑफ द सेंट्रल इंडिया वर रिलेक्टेंट टू वर्क फॉर अदर्स। ठीक है। वो दूसरों के लिए काम करते, कंसिडरिंग इट बिलो देयर डिग्निटी टू बिकम लेबरर्स। ठीक है। ठीक है, अगला देखो। अब तो डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स। अब इसमें क्या है, तो ट्राइबल्स ऑफन डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स फॉर गुड्स नॉट प्रोड्यूस्ड लोकली। ठीक है। अब तो यहाँ जो तो ट्राइबल्स है वो तो ट्रेडर्स के ऊपर और तो मनी या लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो डिपेंडेंसी इनका उनके ऊपर है। अब तो डिपेंडेंसी क्यों, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट अगर किसी पे होते हो तो क्यों होते हो, तुम पापा मम्मी पे अपने तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्यों डिपेंडेंट हो, क्योंकि उनके पास तुम्हें तो देने तो के लिए तो पैसे, मतलब तुम्हें अगर तो पढ़ाई करनी है तो पैसे लगेंगे, तुम्हें अगर अगर अच्छे कपड़े चाहिए तो पैसे लगेंगे, तुम्हें तो बुक्स चाहिए तो पैसे लगेंगे। तो उनके लिए तुम उन पे डिपेंडेंट हो, इसलिए बोलते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी भी डिपेंडेंसी उस चीज़ पे होगी जो ये खुद गैदर नहीं कर सकते। तो ये ऐसे तो गुड्स होंगे और ऐसे तो चीज़ जो कि लोकली प्रोड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है। ये उन पे डिपेंडेंट है, और अब इसको खरीदने के लिए तो अब इनको पैसे भी इनको लगते थे, तो जिसके रीज़न से ये लोग एक तो डेट और तो पॉवर्टी की ओर मूव कर जाते थे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब अगला हाई इंटरेस्ट लोन्स। अब जो ये तो डिपेंडेंसी है इन पे, मनी लेंडर्स का खेल जो है, इनकी डिपेंडेंसी जो है, ये इनको हाई इंटरेस्ट लोन्स इनको देंगे। मनी लेंडर्स जो है वो हाई इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करते थे, causing to tribals to view them and to traders as evil outsiders responsible for their misery। अब ये प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत ही डीप है अगर इसको हम समझे अच्छे से तो इसको, सॉरी, ये बहुत ही तो डीप प्रॉब्लम है। ये इस प्रॉब्लम के ही रीज़न से इंडिया में आज तो गरीब है और अमीर है, क्योंकि अमीर जो है वो एक बार अगर उसने तो गरीब को अगर अपने अंडर में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, तो गरीब उस तो गरीबी से बाहर निकल नहीं पाता है। वो अमीर का एक प्रकार का तो नौकर बन के ही निकल जाता है, उसका उम्र निकल जाता है अमीर को सर्व करते करते। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी है, ये अगर हम समझ रहे हैं तो हम सोसाइटी को समझ के उस सोसाइटी का क्योर कर सकते हैं, इसलिए आपको ये सब पढ़ाया जाता है। तो आपकी सोसाइटी में ये हर जगह हो रहा है। आपने अगर ऑब्ज़र्व तो किया है तो आप बहुत ही बड़े हो चुके हो आज, लेकिन अगर ऑब्ज़र्व तो नहीं किया है तो फिर आपको अभी बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करना तो बाकी है। कल को तुम घर से निकलो, तुम अपने सोसाइटी के स्टाफ्स को देखो, जो डिफरेंट तो लेवल ऑफ तो वर्कर्स है ना। तुम अपने ऑफिस में जाओ, मेंटेनेंस ऑफिस में, तो मेंटेनेंस ऑफिस में जो एक तो मैनेजर है, उसका एक अलग उनका एक तुमको अलग सा तुमको ऑरा दिखेगा। फिर उनसे लोअर स्टाफ का एक अलग ऑरा दिखेगा। तुम्हारे जो बिल्डिंग के तो गार्ड है उनका उनका ऑरा को ऑब्जर्व करो, और जो तुम्हारे तो ये तो क्लीनिंग स्टाफ्स हैं उनका ऑरा को ऑब्जर्व करो। तुम सभी के
सभी के तो बिहेवियर और तो नेचर में तुमको तो डिफरेंस, और जो उनका तो वर्क का नेचर है उनमें तुमको डिफरेंस दिख जाएगा, और वो समझ में आ जाएगा कि अमीर जो होता है वो अमीर होता ही क्यों जाता है, और जो गरीब है तुम उनसे तो बात करो। तुम अपने एक बार कोई एक तो क्लीनिंग स्टाफ से बात करो, या अपने घर के किसी जो तो मतलब कि हाउस हेल्प होता है उनसे उनसे तुम एक बार तो बात करो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक इनका तो थॉट जो प्रोसेस है उन्हें डेवलप ही नहीं करने का मौका दिया जाता है, इसलिए ये उसी लेवल में रह जाते हैं, और ये कुछ लोगों को सर्व करके ही अपना तो लाइफ को अपना ख़त्म कर देते हैं। तो देखो आज इतना ही तो करते हैं, क्योंकि आज इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तुम इसको रीड करो, इसके नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, और इसका वर्कशीट हम भेज रहे हैं और बाकी का नोट्स भेज रहे हैं। दोनों को देखो, दोनों को देख के और फिर उसके बाद फिर देखो कि तुम्हें तो कितना समझ में आ रहा है, और तो कौन सा मतलब तो क्वेश्चन तुम्हें इससे रिलेट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलो ओके, बाय।